नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश की प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसमें यूनिट 10 है। उसमें जो संवैधानिक या जो सांविधिक या कोई कार्यकारी निकाय होते हैं इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और फिक्स है 10 नंबर का। तो आज हम इसके बारे में शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले की संस्थाएं हैं कि संवैधानिक संस्था क्या होती है, सांविधिक संस्था क्या होती हैं और कार्यकारी संस्था क्या होती है, तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो संवैधानिक का मतलब क्या होता है? ऐसी जो निकाय होते हैं जिनका वर्णन अपन को संविधान में दिया हुआ है उनको संवैधानिक कहते हैं, या फिर इनमें संविधान संशोधन करके इनको जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं जिनका वर्णन जो अनुच्छेद 148 में दिया गया है, जो वित्त आयोग है अनुच्छेद 240 में दिया गया है, लोक सेवा आयोग 315 में दिया गया है, चुनाव आयोग 324 में दिया गया है, अनुसूचित जाति आयोग 338 में, जनजाति आयोग 338 ए है। यानी यहाँ पे जो ए लिखा है ना, इसका मतलब संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया है उसको। ऐसे कि पिछड़ा वर्ग आयोग उसको 338 बी में। आगे ऐसे सांविधिक यानी विधायिका के अधिनियम द्वारा निर्मित निकाय, इनमें सामान्य अधिनियम द्वारा इनमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, इसको 2005 में लाया गया था इस अधिनियम को। मानव अधिकार अधिनियम को 1993 में लाया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग को 1990 में लाया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1992 में लाया गया। लोकपाल और लोकायुक्त आयोग जो अन्ना हजारों का आंदोलन हुआ था उस टाइम 2013 में लाया गया था। फिर ऐसे कार्यकारी होता है। इस कार्यकारी के जो सरकार की इच्छा हुई तभी इसको लेकर आ जाते हैं। यानी कार्यकारी आदेश सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, जब उन्होंने जो योजना आयोग चलता था उन्होंने पहले घोषणा कर दी थी कि जैसे ही मैं सरकार में आऊँगा तो योजना आयोग जो कार्य नहीं करता है इसकी मैं दूसरा निकाल लेकर आ जाऊँगा, उसको ख़त्म कर दूंगा। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी थी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अभी हम भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये अपने स्टार्टिंग में देख लिया कि कैसी संवैधानिक निकाय आएगा। इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट देखेंगे, जैसे कि पृष्ठभूमि क्या थी इसकी, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसका परिचय भी देखेंगे, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है, कार्य क्या है, महत्व क्या है, दोष वगैरह क्या है, ईवीएम क्या होती है, नोटा क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पृष्ठभूमि से। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत है ना विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश है भारत सबसे, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन हो जाए। वहाँ पे जो निर्वाचन आयोग है जिसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 तक दिया गया है। कहाँ से? 324 से 329। तो ये भारतीय संविधान के भाग 15 में, जैसे कि हम जानते हैं कि संविधान है 22 भागों में बटा हुआ है ना। तो ऐसे भाग 1 में अपन देखते हैं कि भारत संघ का राज होगा, ठीक है। और भाग 2 में अपन जाते हैं नागरिकता के बारे में देखते हैं अपन, है ना। इस टाइप से बात करते हैं अपन, मौलिक अधिकार वर्ग दिए हैं, डीपीएसपी दिया गया है। ऐसे ही भाग 15 में जाते हैं तो 324 से 329 तक ये निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, जिसमें पर्टिकुलरली जो 324 अनुच्छेद है जो भारत निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। और अपन को पता है कि संवैधानिक निकाय और स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय, इस पर किसी का दबाव नहीं होता है, ठीक है। इनके खुद के डिसीजन होते हैं बहुत सारे। तो पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं इसके बारे में। ये तो अपन ने इसकी बैकग्राउंड देख लिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसमें, कि लोकतांत्रिक देश हो गया, स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन कराता है। भाग 15 में वर्णन है 324 से 329 तक अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय होता है। जैसे कि अपन को पता है 23 जून 1957 प्लासी का युद्ध और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। जैसे ही दोनों युद्ध होते हैं, बक्सर का युद्ध के बाद में जो भारत का जो शासन होता है पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार पूरा हावी हो जाती है। अब ब्रिटिश सरकार हावी हो जाती है तो क्या करते हैं कि देश को चलाना है तो नए नए अधिनियम लेके आते हैं। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी 1773 से लगाकर 1893 तक, हर 20 साल के बाद रेगुलेटिंग एक्ट लेके आते, 4 ट्रैक्ट लेके आते थे। तो इस टाइप से वो एक्ट वगैरह लेके आ गए। फिर उसके बाद में क्रांति हो जाती है 1857 की, है ना, विद्रोह हो जाता है। उसके बाद सीधा शासन जो क्राउन के हाथ में चला जाता है। तो 1858 से लगा करके 1947 तक
ये ऐसे चलता है। प्रीस्टिटा से 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसमें क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल जो परिषद का विभाजन था दो भागों में बढ़ जाता है, एक विधायी परिषद हो जाती है ना, और एक कार्यकारी परिषद हो जाती है। तो विधायी परिषद जो विधान परिषद होता है ना उसमें स्थायी प्रतिनिधित्व का स्टार्टिंग हो जाती है। 1861 पे आते हैं अपन, भारत परिषद अधिनियम के नाम से जानते हैं इसको। इसमें गैर सरकारी सदस्यों के रूप में वायसराय होता था और भारतीयों को इसमें नॉमिनेट कर सकते थे। इसमें 1861 में क्या हुआ था, विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में वायसराय और भारतीयों को नॉमिनेट कर सकते थे। 1862 में लॉर्ड कैनिंग थे, इन्होंने 3 भारतीयों को नामित किया था, तो बनारस के जो राजा थे पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को। बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में विधान परिषद का गठन भी हो गया था। 1892 पे आते हैं तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति के चुनाव का प्रावधान कर दिया गया था, लेकिन चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था यहाँ पे। 1909 में आते हैं तो भारत का जो 1909 का भारत जो परिषद शासन अधिनियम होता है, स्वतंत्र प्रशासन सेना और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य बन जाते हैं और जो कि प्रथम भारतीय होते हैं, और प्रथम जो प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत होता था। 1919 तक पे आते हैं तो भारत शासन अधिनियम होता है, तो ये सीमित रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन का आरंभ यहाँ पर शुरू हो जाता है। और फिर 26 जनवरी 1950 को पता ही है, अनुच्छेद 326 द्वारा सार्वभौम वैश्विक मताधिकार का अधिकार मिल जाता भारत के नागरिकों को। अब यहाँ से अपन सामान्य परिचय के बारे में देखते हैं कि जो इसका वर्णन है अभी अपन ने ऊपर देखा था, जैसे पृष्ठ में पढ़ रहे थे उस टाइम पे, कि जो भारतीय संविधान में इसके बारे में बताया गया है कि भाग 15 है जिसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक इसके बारे में बताया गया है कि भारत में चुनाव करवाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग होगा। इसकी प्रकृति पता है, संवैधानिक है, स्वायत्त है, स्थायी है और अर्ध न्यायिक है। इसको कुछ न्याय करने की भी शक्ति, लेकिन पूरी तरह से नहीं, अर्ध न्यायिक तरीका से है। स्थापना इसकी 25 जनवरी 1950 को होती है, ठीक है। 2011 से 25 जनवरी को अपन मतदाता दिवस के रूप में भी इसको मनाते हैं। मुख्यालय निर्वाचन सदन अशोक रोड नई दिल्ली में मिलता है। संरचना 1+2 होती है इसमें। इसकी संरचना के बारे में उतार चढ़ाव आते हैं। पहले ओरिजिनली रूप से 1+2 थी, फिर 1 हो गई, फिर दोबारा से 1+2, फिर ऐसे होती रहती थी। ये सब राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण होता है सब चीज़ें। प्रथम महिला जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी BS रामादेवी बनती हैं 6 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन बनते हैं 21 मार्च 1950 से 21 दिसंबर 1958 तक। इससे पहले जो सुकुमार सेन थे वो बंगाल के मुख्य सचिव हुआ करते थे। जो प्रथम आम चुनाव था 25 अक्टूबर 1951 से लगा करके 21 फरवरी 1952 तक चलता है। इसमें 68 चरण होते हैं। और जो प्रथम वोट डाला गया था श्याम शरण नेगी ने डाला था 25 अक्टूबर 51 को, जो कि हिमाचल प्रदेश के हुआ करते। इसके जो परिणाम पे तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आगे चलते हुए अपन इसके मुख्य कार्य देखते हैं। जो अनुच्छेद 324 है, इसमें राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, विधान परिषद, इन सब की निर्वाचन कराने का कार्य किसका रहता है? भारतीय निर्वाचन आयोग का। वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार हैं 25वें, और अन्य निर्वाचन आयुक्त तो होते हैं क्योंकि 1+2 की बॉडी होती है। राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाते हैं, अनूप चंद्र पांडे और अरुण कुमार गोयल ये दोनों अन्य हो जाते हैं। इसका लोगो अमिताभ पांडे ने 2009 में रेडी किया था। महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि भाग 15 है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक वर्णन मिलता है। जो 324 है अनुच्छेद 300, इस चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का काम करता है। ठीक है भाई, कब चुनाव करवाना है ना, कब आचार संहिता लगना है, ठीक है, किसको राष्ट्रीय दल का नेता देना है, पार्टी देना है, किसको कौन सा चुनाव चिन्ह देना है, ठीक है, इन सब के बारे में जो जानकारी है अनुच्छेद 324 से मिलती है। अनुच्छेद 325 में निर्वाचक नामावली के बारे में बताया गया है, यानी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर, केवल धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। यानी किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई आप अयोग्य हो मतदान डालने के लिए,
है ना। 326 के बारे में आते हैं तो लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा। 326 में क्या बोला गया, लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर अपन वोट डाल सकते हैं। ठीक है, पहले ये आयु 21 हुआ करती थी, लेकिन 61 बाद संविधान संशोधन 1988 में ये आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। देखो 324 में क्या बोला गया है, 324 में चुनाव आयोग में चुनावों के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण के बारे में। 325 में कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति को मतलब अपन अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। और 326 में लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर वोटिंग का सिस्टम होगा, मतलब 18 साल की जिसकी उम्र पूरी कर चुका है वो वोट डालने का हकदार होगा, उसको वोटर कार्ड बन जाएगा उसका। 327 में क्या है कि संसद की निर्वाचन के संबंध में, जो संसद होती है उसकी निर्वाचन के समय कानून बनाने की शक्ति होती है। और 328 में राज्य विधानमंडल की शक्ति होती है। और 329 में जो निर्वाचन संबंधी मामले हैं ना, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा उसमें। 324, 25, 26, 27, 28, 29 ये जो अनुच्छेद होते हैं, देखो दोबारा से देख लेते हैं। 324 में चुनाव आयोग रहता है, चुनाव आयोग के निहित दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के बारे में बताया गया। 325 में निर्वाचन नामावली, है ना, कोई अयोग्य नहीं ठहरा सकता है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर। और 326 में वयस्क मताधिकार के आधार बताया गया। 327 में संसद की निर्वाचन के संबंध में कानून बना सकती। 328 में राज्य विधानमंडल की निर्वाचन के संबंध में कानून बना सकती। 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इसको। जैसे कि 324 अनुच्छेद रहेगा, इसमें 300 इसके कुछ क्लॉज ये हैं। जैसे 324 एक का क्लॉज आएगा, निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है। और क्या है कि जो संसद हो गई, संसद में क्या आ जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा आ जाएगी, राज्य विधानमंडल, और राज्य विधानमंडल में क्या आ जाएगा, विधानसभा, विधान परिषद आ जाएगी, राष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति। इसकी निर्वाचन करना है, ठीक है। और निर्वाचन नामावली तैयार करने हेतु निर्वाचन आयोग को बताना है, निर्वाचन आयोग इसको डिसीजन लेता है। 324(2) में क्या आ गया, निर्वाचन आयोग की संरचना के में। संरचना अपन देखिए 1+2 की संरचना है, ठीक है। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता ही होता है एक तो, और उतने अन्य आयुक्तों से मिलकर वो जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। राष्ट्रपति बताएगा भाई एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होना ही होना है, और अन्य जो आयुक्त होने वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। जैसे कि जब संविधान बना था उस वक्त केवल एक ही सदस्य हुआ करता था, यानी एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, सुकुमार सेन। फिर दूसरी बार जब 16 अक्टूबर 1989 को इसको 3 सदस्यीय बॉडी बना दिया गया था, 3 सदस्यीय। फिर तुरंत ही कुछ में जनवरी के समथिंग जो 1990 में 1 सदस्यीय फिर बना दिया जाता है। फिर उसके बाद में 1 अक्टूबर 93 को दोबारा से 3 सदस्यीय ये बॉडी बना देगी, जो कि अभी तक कार्यरत है। निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता का वर्णन न तो संविधान में है न अधिनियम में, ये नोट करने वाली बात है कि और आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति ही करता है। 324(3) में क्या है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना, आयोग का अध्यक्ष होगा, जो मुख्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। 324(4) में राष्ट्रपति द्वारा प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति जो निर्वाचन आयोग की सलाह देगा उसी के बाद में प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति। निर्वाचन आयुक्त, अब इसमें सीक्वेंस दिया गया है, सबसे टॉप में कौन निर्वाचन आयुक्त होता है, उसके बाद में उप निर्वाचन आयुक्त होता है, उसके नीचे सचिव होता है, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। और उसके जिला कलेक्टर होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन अधिकारी जो RA होते हैं, मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी रहते हैं, PRO बोलते हैं इनको। अब 324(5) में आते हैं। 324(5) में त्यागपत्र हटाने की प्रक्रिया होती है, जो मुख्य निर्वाचन त्यागपत्र हटाने की प्रक्रिया 324 के क्लॉज 5 में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, अन्य आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 1991 में लेके आए थे, उसमें तीनों के जो निर्वाचन आयुक्त है और अन्य जो आयुक्त होते हैं उनकी वेतन भत्ते अन्य लाभ के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही इनकी वेतन भत्ते होंगे, जो कि धारा 3 के जो 1991 का अधिनियम उसकी धारा 3 में बताया गया है। इनका जो वेतन 2.5 लाख प्रति महीना होगा, अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता, पदावधि 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, ये धारा 4 में बताई गई 1991 के अधिनियम में। त्यागपत्र
राष्ट्रपति को देना हटाने की जो प्रवृत्ति होगी, प्रक्रिया होगी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की क्या होगी, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है वो स्वयं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया है। लेकिन अन्य या प्रादेशिक आयुक्त होते हैं उनको जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। जब ये सिफारिश करेगा तभी राष्ट्रपति इनको हटा देगा। 324(6) में क्या है कि राष्ट्रपति राज्यपाल है ना निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे। हटाने की प्रक्रिया की दोबारा से देखते हैं। देखो, अयोग्यता या आरोप दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर ही या अक्षमता के आधार पर इनको हटाया सकता है। इनका जो प्रस्ताव पहले कहाँ संसद में जाएगा, ठीक है, फिर उसके माध्यम से ये प्रक्रिया आगे चलेगी। फिर 2/3 सदस्यों की बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके लिए सदन के कुल सदस्यों को 50% अधिक वोटिंग डालना पड़ता है, जिसके लिए क्या होगा, संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों को विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है ना। और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामलों में नहीं अपनाई जाती है। उपयुक्त पदों से हटाने के लिए संविधान में जैसे कि जो राष्ट्रपति के लिए केवल महाभियोग शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रोसेस सेम होती है। बट इस ऐसे न्यायाधीश वगैरह हटा रहे हैं या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हटा रहे हैं तो इसमें महाभियोग नाम का शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। निर्वाचन आयोग की शक्ति और कार्य देख लेते हैं। जैसे कि अपन देख रहे थे कि जो निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था होती है, संवैधानिक संस्था है। ये चुनाव कार्य प्रणाली का सर्वेक्षण करती है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराना सुनिश्चित करती है। संसद हो गई, राज्य विधानमंडल होगी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराती है, ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा चुनाव अधिसूचना राष्ट्रपति क्या करता है, चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। उसके बाद में जो चुनाव आयोग है ना, मतदान की तिथियां घोषणा कर देता है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कर देता है। राजनीतिक दलों के विभाजन से संबंधित विवादों का निपटाना भी कर देता है। निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का भी निर्माण कर देता है, उसको भी बना देता है। और निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए टीवी या रेडियो पर कार्यक्रम सूची निर्मित करता है। संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित राष्ट्रपति को सलाह देता है। विधानमंडल की सदस्य होते हैं उनकी निर्भरता से संबंधित किसको परामर्श देता है, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को। और संसद से संबंधित राष्ट्रपति को देता है। रैगिंग हो गई, मतदान केंद्र पर लूटपाट हो गई, हिंसा हो गई और गतिविधियाँ हो जाती हैं तो इनके आधार पर निर्वाचन रद्द करने का भी इसको अधिकार होता है। राष्ट्रपति को सलाह देता है कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में 1 वर्ष समाप्त हो जाती है, वहाँ पे निर्वाचन कराया जाए या नहीं। ऐसी सेम राजनीतिक दलों की उम्मीदवारों के चुनाव अभियान की खर्च सीमा निर्धारण करता है कि भाई ऐसे जो 27 लाख वगैरह होता है ना, 70 लाख वगैरह जो लोकसभा विधानसभा की जो सीटें होती हैं वहाँ पे, यह मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण भी देता है। जो चुनाव हेतु प्रत्याशियों के नामांकन स्वीकार करता है और उनकी जांच भी करता है। इस टाइप से बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। एक बार इनको दोबारा से फिर देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो संसद, राज्य विधानमंडल इनके चुनाव कराता है, ठीक है। और जो राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर देता, तुरंत उसकी तिथियां घोषणा कर देता है, दलों को मान्यता दे देता है, ठीक है, आचार संहिता लागू कर देता है और रेडियो टीवी कार्यक्रम पर इनके प्रचार प्रसार के लिए सूची निर्मित कर देता है। संसद सदस्यों की निर्धारित से संबंधित राष्ट्रपति को सलाह देता है। विधानमंडल राज्यपाल को सलाह देता है। कहीं मतदान केंद्र पर लूटपाट हो जाती है, हिंसा हो जाती है, अन्य गतिविधियाँ हो जाती तो चुनाव को रद्द भी कर सकता है। और राष्ट्रपति को सलाह देता है ऐसे किसी जगह पर वहाँ का सिस्टम फेल हो जाता है तो राष्ट्रपति वाले शासन में 1 वर्ष समाप्त हो जाती है, चुनाव कराना चाहिए, उसके बारे में भी बात करता है। राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के चुनाव अभियान की खर्च सीमा का निर्धारण करता है। जो मतदाता वोटर होते हैं उनको राजनीतिक प्रशिक्षण देता है और चुनाव हेतु प्रत्याशियों का नामांकन स्वीकार करता है और जांच भी करता है उनका। अब इसका महत्व देख लो। देखो, चुनाव आयोग का महत्व क्या है कि मतदान में क्या है कि लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना होता है, जिससे क्या है कि सक्रिय भूमिका इसकी रहती है बहुत ज़्यादा। और राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का भी कार्य करता है। फिर तो भाई कोई किसी का सुनेगा नहीं जब तक ये ऊपर से कंट्रोल नहीं करेगा तो। और संविधान में निहित मूल्यों को मानता है। चुनाव में समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता स्थापित करता है, जो कि इसके मूल हैंगे। मतदाता केंद्रित और मतदाता अनुकूल वातावरण इस चुनाव की प्रक्रिया में बना के रखता है। नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित कर सकता है और चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ संलग्न होकर रहता है। राष्ट्रीय मतदाता जैसे बताया गया स्टार्टिंग में 25 जनवरी 1950 को जो निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है।
ठीक है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस उसी यादगार में 25 जनवरी 2011 से शुरुआत किया जाता है। कारण यह था कि 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, संविधान दर्जा में लाता है इसको। 2022 के राष्ट्रीय मतदाता विषय का जो थीम होती है, चुनावों को समावेशी और सुगम और सहभागी बनाना है। और 2023 में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो विषय क्या है, वोट जैसा कुछ नहीं, अब वोट जरूर डालेंगे हम। अब कुछ राजनीतिक दल हैं, जैसे कुछ क्राइटेरिया रहता है उस पर जो खरे उतर जाते हैं, तो चुनाव आयोग उनको राजनीतिक दल का दर्जा देता है। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में बात की जाती है। 24 अप्रैल 1984 को स्थापना होती है कांशीराम साहब के द्वारा। वर्तमान में मायावती इनकी अध्यक्ष हैं, हाथी इनका चुनाव चिन्ह रहेगा। भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापना होती है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी इनके फाउंडर थे, संस्थापक थे। जेपी नड्डा भी वर्तमान अध्यक्ष हैं। कमल का फूल इनका निशान रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है भारत की, 1885 में स्थापना होती है एयू हुम के द्वारा, है ना। मल्लिकार्जुन खड़गे भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं इनके, हाथ का पंजा वही निशान है इनका। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1924 में स्थापना होती है मानवेंद्र नाथ राव के द्वारा। डी राजा भी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हसिया इसका वो एक निशान है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में स्थापना होती है इसकी। EMS नमोदियार और ज्योति बसु इनकी अध्यक्ष होते हैं, फाउंडर होते हैं। सीताराम येचुरी वर्तमान में है। हसी हथौड़ा तारा भी इसका निशान है इसका। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में स्थापना होती है इसकी। शरद पवार इसके अध्यक्ष होते हैं, जो फाउंडर होते हैं। अभी वर्तमान में शरद पवार में घड़ी इनका निशान है। तृणमूल पार्टी 1998 में स्टार्टिंग होती है ममता बनर्जी के द्वारा। अभी वर्तमान में ममता बनर्जी ही है, 2 पत्ते इसका निशान है। नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में बनती है PA संगमा के द्वारा, और कॉनरेड संगमा इसके भी वर्तमान में है। किताब इनका चुनाव चिन्ह है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM इसको बोलते हैं शॉर्टकट में। 1982 में केरल के पारूर विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत होती है। 2004 की लोकसभा में इसका अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी इसको BEL बोलते हैं, बेल, और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECIL इनके द्वारा इसको बनाया जाता है। डिजाइन IIT बॉम्बे के 2 प्रोफेसर AG राव और रवि पोविया के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, 2 इकाइयाँ होती हैं। किनसे बनी होती है? एक कंट्रोल यूनिट होती है, नियंत्रक इकाई, एक बैलेट यूनिट होती है, और जो दोनों आपस में 5 मीटर की केबल से जुड़ी होती हैं। और जो नियंत्रक इकाई होती है ये वाली, वो हमेशा पीठासीन अधिकारी के पास में रहती है, मतदान अधिकारी के पास में। और जो बैलेट यूनिट होती है वो एक कंपार्टमेंट के अंदर रखी जाती है, जिसमें जो वोटर होता है अपना वोट डालता है गुप्त तरीका से। तो EVM को बिजली की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि ECI द्वारा इस्तेमाल की जा रही EVM में अधिकतम 2000 वोट डाले जा सकते हैं। कितने? अधिकतम 2000 वोट। और EVM 24 बैलेट यूनिट और प्रति 16 बैलेट यूनिट, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 384 उम्मीदवार कूपन पूरा कर सकते हैं नोटा सहित। अभी आता है एक VVPAT आता है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। 2013 में नॉक्सन नागालैंड विधानसभा से इसकी शुरुआत होती है। 2019 में लोकसभा में, 2017 में गोवा में पूर्ण रूप से इसकी चला गया था इसको। जब कोई मत डालता है, जैसे मान लो मैं मत डाल रहा हूँ, तो अभ्यर्थी का जो नाम होता है, ठीक है, जैसे मैंने किसी को वोट डाला तो उसकी किस व्यक्ति को डाला है और उसकी कौन से क्रम पे हैगा और उसका क्या निशान हैगा, ये सब पर्ची में आता है। और ये पर्ची होती है 7 सेकंड तक, पारदर्शी विंडो होती है वहाँ पे, उसमें से दिखाई देती है विंडो, ये जो पर्ची होती है। उसके बाद में वो बॉक्स में गिर जाती है। अब आता है आचार संहिता, एक कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं इसको। जैसे ही जो राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर देता है, उसके बाद चुनाव आयोग तिथियां घोषित कर देता है, आचार संहिता उसी वक्त से लागू हो जाती है। इन निष्पक्ष चुनाव हेतु आपसी समन्वय से निर्मित नियम होते हैं एक टाइप से, है ना। चुनाव की तारीख से समाप्ति तक ये चलता है। प्रथम बार केरल में 1960 में आचार संहिता लागू हुई थी। 1962 से लोकसभा के चुनाव में चलती है। बेहतर क्रियान्वयन में थी। मध्य प्रदेश में एक CVGIL नाम का ऐप चलता है। नोटा के बारे में देख लो, नन ऑफ दी एबव, नन ऑफ दी एबव यानी प्रथम प्रयोग इसका स्थानीय चुनाव छत्तीसगढ़ में 2009 में किया गया था। 27 नवंबर 2013 को पीपल्स एंड यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज केस आया था, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको बाध्यकारी बना दिया गया था। 2013 में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान में चुनाव हुए थे। विश्व का चौथा ऐसा देश बनाता है जिसने नोटा का प्रयोग किया है।
राजस्थान में नोटा का इस्तेमाल 2014 में हुआ था। और ईवीएम मशीन में नोटा के उपयोग के लिए गुलाबी रंग का बटन होता है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा रंग का? गुलाबी रंग का बटन होता है। एक 91 संविधान संशोधन अधिनियम है 2003 में। इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% अधिक नहीं होगा। ये अनुच्छेद 75 बोलता है। क्या बोलता है कि ऐसे फिर तो हर कोई ऐसे जो 545 जो सदस्य होते हैं, फिर हर कोई बोलने का भाई मुझे मंत्री बनाओ, मुझे मंत्री बनाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 75 क्या बोलता है कि 15% से अधिक जो लोग हैं सांसद हैं उनको मंत्री नहीं अधिक से मंत्री नहीं बना सकता है। जैसे कोई सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहरा दिया जाता है ना, वो सदस्य मंत्री भी नहीं बन सकता है। ठीक है, ये भी खत्म हो जाता है। जैसे कि सेम ये केंद्र में थी, सेम राज्य में ये चीज़ लागू होती है कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के 15% अधिक नहीं होता है। लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या 12 से कम भी नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 164 बोलता है। सेम यदि यहाँ पे कोई विधायक है वो अपना दल वगैरह चेंज कर लेता है तो मंत्रिपरिषद में ये धारण भी नहीं कर सकता मंत्री पद को। 10वीं अनुसूची में वर्णित विधायक दल के 1/3 सदस्य होते हैं, वो दल बदल के अयोग्य घोषित होने से रोकने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। परिसीमन आयोग क्या होता है? परिसीमन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देख लेते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन। परिसीमन का मतलब क्या होता है? यानी प्रत्येक राज्य हो गया, संघीय क्षेत्र हो गया, यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा के चुनाव होने हैं, तो वहाँ पे जो सदस्यों की संख्या है और निर्वाचन क्षेत्र की भौगोलिक सीमा का निर्धारण होता है। यानी जो राज्य हो जाए या फिर संघ क्षेत्र हो जाए, राज्य में क्या विधानसभा के चुनाव होंगे, संघीय क्षेत्र का लोकसभा के चुनाव होंगे, तो वहाँ पर जो सदस्यों की संख्या कितनी है, जैसे मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29 होंगी, है ना। तो इस टाइप से जो निर्वाचन क्षेत्र हो जाता है ना, सदस्यों की संख्या कितनी होती है उसका निर्धारण करना है, परिसीमन कहलाता है। तो अनुच्छेद 82 है, इसकी तहत संसद प्रत्येक जनगणना की बात, जनगणना होती है हर 10 साल बाद, ऐसे ही 2011 में हुई अभी। उसके बाद में जो एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है, और अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और यह आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर के कार्य करता है। यानी भारत में अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग बना है। जैसे कि 1952 में सबसे पहले, फिर 10 साल 62 में आ गया, 10 साल फिर 72 में आ गया था, उसके बाद सीधा 2002 में आया था, लास्ट टाइम 2002 में आया था। 2026 तक सीटों का निर्धारण किया गया इसमें। परिसीमन आयोग 2002 का गठन परिसीमन एक्ट 2002 के अंतर्गत हुआ है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? कुलदीप सिंह थे। अब जो परिसीमन आयोग बना है इसमें कौन कौन लोग होंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएंगे, ये तो दोनों होना ही है। और फिर संबंधित राज्य, जैसे मान लो मध्य प्रदेश में परिसीमन आयोग चलना है, तो इसमें राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त वो हो जाएंगे शामिल। और सहायक सदस्य के रूप में क्या हो जाएंगे? जिस राज्य में आयोग कार्य कर रहा है ना, उसके 5 लोकसभा और 5 विधानसभा के सदस्य हो जाएंगे, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। देखो क्या क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएंगे, संबंधित राज्य के निर्वाचन आयुक्त, और जो सहायक सदस्य के रूप में 5 लोकसभा 5 राज्यसभा के विधानसभा के सदस्य होंगे, जिस राज्य में चुनाव आयोग कार्य करता है ना, ये आयोग कार्य करा, नियुक्ति राष्ट्रपति का। और आयोग के निर्णय लोकसभा में रखे जाते हैं, परंतु लोकसभा को उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है। इस आयोग के निर्णय सरकार पर बाध्यकारी भी होते हैं तथा न्यायालय में उठाए नहीं जा सकते हैं। परिसीमन आयोग द्वारा संसद और विधानसभा के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन किए बिना अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण सीटों की संख्या अपने आकलित कर दी गई है। जमानत राशि भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि जो लोकसभा रहती है उसमें 25,000 होता है, ठीक है। तो यहाँ में क्या 1/6 का जो फ्यूअर देन 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बैलेट वोट्स। लोकसभा में भी जो SC/ST की सीट होती है 12,000 होती है, विधानसभा में 10,000 होती है, और SC/ST के लिए 5,000 होती है। जो राष्ट्रपति होता है उसमें 15,000 और उपराष्ट्रपति 15,000, लेकिन 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक समर्थक होते हैं। यहाँ पे 20 प्रस्तावक 20 समर्थक होते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार की खर्च सीमा, जैसे लोकसभा होता है, छोटा राज्य है तो 75 लाख हो जाता है, लोकसभा है बड़ा राज्य है 95 लाख होता है, विधानसभा छोटा राज्य है 28 लाख, बड़ा राज्य है तो 40 लाख तक हम खर्च कर सकते हैं। पिंक बूथ का कॉन्सेप्ट, देखो ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग स्टेशन,
यहाँ पे पिंक बूथ में क्या होता है, जितनी सारी लेडीज होती हैं, वुमेन होती हैं, वो उसको जो पोलिंग स्टेशन होता है उसको कंट्रोल करती हैं। भारत में पहली बार पिंक बूथ की शुरुआत पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जेदी, ये 20वीं मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते भारत के, 2015 में इन्होंने बिहार विधानसभा में इसकी शुरुआत करवाई थी पिंक बूथ की, नसीम जेदी के द्वारा। चुनाव आयोग की समझ कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि राजनीति का अपराधीकरण। वर्षों से राजनीति में हिंसा और चुनावी दुर्भावनाओं के साथ में क्या होता है, काले धन और आपराधिक तत्वों का बोलबाला बढ़ा है। ये सब हम अच्छे से जानते हैं। राज्यों की सरकार द्वारा सत्ता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके तहत कई बार चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर प्रमुख जो पद होते हैं ना, और जो योग्य अधिकारी होते हैं, उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। किसी राजनीतिक निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां नहीं होती हैं। दलों के आंतरिक लोकतंत्र और पार्टी के वित्तीय विनियमन को सुनिश्चित करने की कोई शक्ति निर्वाचन आयोग के पास नहीं है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 आयुक्त होते हैं ना, प्रमुख संस्थागत कमियों में से एक है कि इसमें कम पारदर्शिता कम होती है, और क्योंकि इनका चयन मोदी सरकार की पसंद पर आधारित होता है। इसके अलावा ईवीएम में खराबी, हैकिंग होना, वोट दर्ज नहीं होने पर जैसे बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं, जिससे क्या कि जो आम जनता रहती है उनके विश्वास में भी कमी आती है, लोकतंत्र में विश्वास में कमी आती है। और आयोग के जनादेश का समर्थन करने वाली प्रक्रियाओं को और अधिक कानूनी समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। नैतिक सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सक्षम और योग्य व्यक्ति उच्च पदों पर दायित्व को संभालें। एक चुनावी की स्वतंत्रता, ये भी एक कॉन्सेप्ट आएगा थोड़ा सा, कि निर्वाचन एक इसका कार्यकाल है ना, मतलब जो चुनाव आयोग है उसकी स्वतंत्रता भी दी है कि इनका कार्यकाल निश्चित होता है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष। जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद उसी रीति से या उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति या आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जैसा नहीं कि भाई मन करे तब हटा दो उसको, ऐसा नहीं हो सकता है। ये मतलब कुछ तरीका रहता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएगा उसी तरीके से हटाया जाएगा। ठीक, अलावकारी उसका कार्यकाल भी सेम होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। अलावकारी परिवर्तन, जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें होती हैं, उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलावकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त होते हैं, उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया सकता है, वैसे नहीं हटाया सकते हैं। इसके दोस्त क्या है, देखिए अर्हता के बारे में, भाई इतना बड़ा पद हैगा, इसके बाद कोई अर्हता के बारे में नहीं बताएगा, उनकी क्वालिफिकेशन ही नहीं बताएगी कि विधिक होने चाहिए, शैक्षणिक, प्रशासनिक, कुछ नहीं बताएगा इसके बारे में। पदावधि क्या है कि संविधान में इस बात का उल्लेख ही नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, पुनर्नियुक्ति, संविधान में सेवानिवृत्ति की बात है, निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा कोई अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक भी नहीं लगाई है। ये निर्वाचन आयोग में कुछ सुधार हुए हैं, जैसे कि संथानम समिति आई थी 1962 में, जिसने भ्रष्टाचार रोकने के बारे में बताया था। दिनेश गोस्वामी 1990 में आई थी, निर्वाचन सुधार के बारे में बताया था। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में आई थी, जिसने चुनाव के लिए राज्य वित्तीय पोषण के बारे में बताया था। तारकुंडे समिति 1964 में आई थी, चुनावी खर्चों के बारे में बताया था। लिंग 2 समिति 2005 में आई थी, छात्र संघ चुनाव के बारे में बताया था इसने। तो की संथानम समिति के बारे में बताया था कि जो 1962 में आई थी, इसकी रिपोर्ट 1964 में थी। इनकी जो ऐसे धीरे धीरे, हालांकि उसी वक्त नहीं मांगी, लेकिन बाद में इनकी जो सुधार, इन्होंने जो सिफारिश दी उनको माना गया था। जैसे कि चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, मतदाता सूची में समय समय पर सुधार होना चाहिए, उम्मीदवार के धन खर्च को रोकने के लिए चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए, और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होना चाहिए। एक ये संथानम ने बोला था, जो समिति आई थी 1962 में। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में रिपोर्ट दी थी। इन्होंने कहा राष्ट्र ध्वज हो गया, ज्ञान हो गया, राष्ट्रीय गौरव हो गया, इनका अपमान करने की दोषी व्यक्ति को सजा होने की तिथि से 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, और एक उम्मीदवार 2 से अधिक स्थानों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। मतदान के दिन कर्मचारियों का अवकाश की सुविधा हो, ये प्रेजेंटी, ये सब लागू हो चुकी चीज़ें। जैसे इंद्रजीत गुप्ता समिति के बारे में 1998 में आई थी समिति, तो इसमें सिफारिश किया दी थी कि चुनावी खर्च सरकार वहन करे और इसके लिए चुनाव कोष का निर्माण हो। राष्ट्रीय दलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, और राज्य स्तरीय दल हैं उनको राज्य राजधानी क्षेत्र में एक कार्यालय होना चाहिए उनका। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर इनका प्रचार वगैरह के लिए समय देना चाहिए इनको।
तारकुंडी समिति 74 में आई थी। इसने क्या बोला था कि जो 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन के तहत 1988 में इसको कर दिया गया था। हालांकि राजनीतिक दलों को आय स्रोत का पूरा विवरण देना चाहिए, उम्मीदवार द्वारा चुनाव में खर्च की जांच भी होनी चाहिए, निर्वाचन आयोग बहुत सदस्य होने चाहिए, बिल्कुल 1+2 की बॉडी आएगी। निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बनी समिति द्वारा की जाएगी। और निर्वाचन परिषद की अतिरिक्त मतदाता परिषद की ये भी बनानी चाहिए। जो लिंग 2 समिति होती है 2005 में आई थी। हालांकि इसको चुनाव छात्र संघ चुनाव में वही उम्मीदवार है जो 60% ज़्यादा मार्क्स लाता है, 75% ज़्यादा उपस्थिति होती है उसकी, और 25% ज़्यादा उसकी एज नहीं होनी चाहिए, और जो हाथ से बने औजार हैं उन्हीं को उपयोग होने चाहिए, और जो प्रचार होता है क्षेत्र वो शैक्षणिक कैंपस में होना चाहिए। ये सारी समितियाँ वगैरह हो जाती हैं। उसके बाद में राज्य निर्वाचन के आयोग के बारे में आते हैं। इसकी पृष्ठभूमि यही होती है कि भारत में लोकतंत्र के 2 स्तर हो जाते हैं, एक तो केंद्रीय स्तर पर हो जाता है, एक राज्य स्तर पर हो जाता है। जैसे कि अनुच्छेद 340 होता है, जो कि महात्मा गांधी की अवधारणा थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ग्राम पंचायत की अवधारणा दी थी इन्होंने। उसको उस टाइम पे तो नहीं संवैधानिक बनाया गया था, मतलब संविधान में वर्णन किया, लेकिन उसको पर्टिकुलरली नहीं लिया गया था। लेकिन 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में पंचायत का कॉन्सेप्ट लाया गया था भाग 9 में, अनुच्छेद 243 के 1 को जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन 1952 में लाया था। नगर निकाय भाग 9A अनुच्छेद 243 ZA राज्य निर्वाचन आयोग कंट्रोल करता है इनको, जो कि संवैधानिक बॉडी आ गई है। इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में देख लेते हैं, आर्टिकल्स के बारे में। जो 243 K1 होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है यहाँ पे, जो पंचायत की निर्वाचन और निर्वाचक नामावली तैयार करता है। एक सदस्यीय आयोग होता है, बट जो मुख्य निर्वाचन जो केंद्रीय आयोग है वो 1+2 की बॉडी होती है, और यहाँ पे नियुक्ति कौन राज्यपाल करता है, वहाँ पे नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जो 243 K2 है, इसमें सेवा शर्तें त्यागपत्र राज्यपाल को देना पड़ेगा। हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके समान होती है, लाभकारी परिवर्तन नहीं होता है। K3 में क्या दिया गया, राज्यपाल है ना, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। K4 में क्या है कि राज्य विधानमंडल पंचायत निर्वाचन संबंधी विषयों पर कानून बना सकती है। और मध्य प्रदेश जो स्थानीय प्राधिकरण, ऐसे इन्होंने कानून बनाए प्राधिकरण का, कोलाहल वाला, संपत्ति विरूपण वाला, नगर पालिका निर्वाचन नियम बनाए हैं। 243 में क्या बोला है कि राज्य द्वारा अनुच्छेद 243 K4 के तहत निर्वाचन जो परिसीमन वगैरह ना, उसके संबंध में कानून जो बन रहा है, तो निर्वाचन न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती है। हालांकि विशेष परिस्थिति में ये चुनौती दी जा सकती है। शक्तियाँ तथा वर्णन देख लो, इनका कार्य क्या है। देखो, पंचायत तथा नगर पालिका संबंधी निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करी, सेम ही होते हैं वो तो, है ना। और यहाँ पे जो राज्यपाल अधिसूचना जारी कर देगा, इसके बाद तिथियां घोषित कर देता पंचायत नगर पालिकाओं के लिए, नामांकन पत्रों का परीक्षण हो जाएगा, आचार संहिता का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, और लागू हो जाएगी। उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे, मतदाता जागरूक ये सब चलने लगेगा। बूथ कैप्चरिंग होने पर चुनाव रद्द कर सकते हैं। ग्राम और जनपद जिला पंचायत और नगरीय निकायों का गठन करना है, मतदान का प्रबंधन करना है ना, मतगणना का संबंधी ये सब कार्य इसके हो जाते हैं। अब जो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी जो गठन हुआ था 1 फरवरी 1994 में होता है, अनुच्छेद 243 के तहत में, ठीक है। प्रकृति क्या है, संवैधानिक है, स्वायत्त है, अर्ध न्यायिक है, सीधा साएगा। और ध्येय वाक्य क्या है, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। मुख्यालय निर्वाचन भवन मध्य प्रदेश भोपाल में होता है। शिलान्यास जो किया गया था 12 जनवरी 1995 को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के द्वारा, उद्घाटन 1 नवंबर 1997 को राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी के द्वारा। प्रथम आयुक्त जो थे NV लोहानी साहब थे, वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह हैं। और प्रथम सचिव थे जो प्रकाश चंद्र से, महिला विजय श्रीवास्तव थी। वर्तमान में जो सचिव हैं राकेश सिंह हैं। जमाना राशि के बारे में थोड़ा सा देख लें, पंच की 100 रुपये, सरपंच की ये सब दिया गया है। अन्य तथ्य थोड़ा देख लेते हैं मध्य प्रदेश के संबंध में। जो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने चुनाव आयोग ऐप बनाया है, निर्वाचन आयुक्त का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को ई-गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा 15-17 में। और पंचायत चुनाव के लिए मतदाता परिचय पत्र केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा ही जारी किए जाते हैं, कोई अलग से थोड़ी जारी करेगा। और प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को मतदाता जो सूची अपडेट होती है, और पंचायत तथा नगर पालिका के चुनाव हेतु अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है।
और जब तिथि की घोषणा निर्वाचन आयोग करता है। देश में नगरीय निकाय और पंचायत स्तर के चुनाव कराने का पहला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश है। इस प्रकार से चुनाव आयोग के बारे में पूरी डिटेल से आज हमने पढ़ लिया है। थैंक यू।